हेलो दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पेरिस प्लेटफॉर्म पर। तो आइए शुरू करते हैं आज के लेक्चर्स को। तो आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले सबसे पहली चीज, आप लोग पेन कॉपी निकाल लीजिए और पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए आज के लेक्चर्स को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि बहुत ही धमाकेदार लेक्चर्स होने वाला है आज का। और आज के लेक्चर्स में हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ों को सीखने के संदर्भ में यदि हम लोग बात करते हैं, हम लोग क्या सीखने वाले हैं सर? कोई भी रिएक्शन जब होता है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन जब होता है, ठीक है, जब कोई रिएक्शन कराई जाती है, कोई अभिक्रिया जब होती है, तो उस अभिक्रिया में यदि बात की जाए तो वह अभिक्रिया जब कंप्लीट होती है तो अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद, अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद दो चीजें बनकर तैयार होती हैं। अभिकारक और दूसरा उत्पाद, ये दो चीजें बनकर तैयार होती हैं। ठीक है, जब ये दो चीजें बनकर तैयार होती हैं तो उस केस में ये जो अभिकारक है, ये किन चीजों पर डिपेंड करता है? मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो अभिक्रिया जब उत्पाद में कन्वर्ट होती है तो उस केस में ये जो अभिक्रिया हो रही है, इस अभिक्रिया का कुछ ना कुछ वेग होता होगा कि नहीं? अभिक्रिया का वेग कुछ ना कुछ होता ही होगा। जब अभिक्रिया का वेग कुछ ना कुछ होता ही होगा तो उस केस में इस अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कारक हैं जिनकी वजह से इस अभिक्रिया का वेग प्रभावित हो सकता है? तो अभिक्रिया के वेग के प्रभावित होने के कारकों की बात करें तो ऐसे बहुत सारे कारक हैं, लेकिन जिस चैप्टर के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं उस चैप्टर के अंदर जो अभिक्रिया के अभिकार को, मतलब कि इस अभिक्रिया में, उस चैप्टर के अंदर जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वो हैं केवल दो। कितने हैं? केवल दो। एक है ताप और दूसरी है सांद्रता। ठीक है बेटा, कितने लोग हैं? केवल और केवल दो लोग। कौन कौन? एक है टेम्परेचर और दूसरा है कंसंट्रेशन। केवल ये दो लोग हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करेंगे। करने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे इफेक्टिव फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, बट जो हमारे सिलेबस में है मेनली, जिनके बारे में हम बहुत मन लगा के पढ़ेंगे, वो है टेम्परेचर और कंसंट्रेशन। ठीक है, लेकिन जानेंगे हम सबके बारे में आज। तो कौन कौन से कारक हैं सर, यदि उनकी बात कर ली जाए तो समझ में आता है कि आइए सर देखते हैं कौन कौन से कारक हैं। जैसा कि मैंने दो बता रखा है, एक है ताप, ठीक है, दूसरी सांद्रता। एक है ताप और दूसरी सांद्रता, ये दो तो हैं ही। इसके अलावा कौन कौन से हैं सर? सांद्रता किसकी? सांद्रता अभिकारक की। केवल अभिकारक की होती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए अभिकारक के लिए समझिए, फिर बाद में जब टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर बात करेंगे। केवल अभिकारक की तो होती नहीं है। देन उसके अलावा फिर कौन? नेचर ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि अभिकारक की प्रकृति। अभिकारक की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इसके अलावा प्रकाश। इसके अलावा कौन है भाई? उत्प्रेरक। ठीक है, यानी ताप हो गया, सांद्रता हो गया, अभिकारक की प्रकृति हो गई, प्रकाश हो गया, उत्प्रेरक हो गया। उसके अलावा कोई कारक है क्या सर? हाँ, एक लास्ट कारक की बात कर लेते हैं, इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, बट 5-6 की बात हम लोग करेंगे। एक कौन है सर? ये पृष्ठ क्षेत्रफल ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, सीधे सीधे कहें, अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, ये जो है, ये सब के सब जो हैं, ठीक है, ये सब के सब फैक्टर अफेक्टिंग कॉजेज हैं, कारक हैं, जो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। क्लियर है? कौन कौन से? टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, लाइट, कैटलिस्ट एंड क्षेत्रफल की बात कर सकते हैं, या फिर आप एरिया ऑफ सरफेस कह सकते हो। ठीक है, सरफेस एरिया कह सकते हो आप। ठीक है, तो ये सब के सब फैक्टर्स अफेक्टिंग
काजेज हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। तो ठीक है सर, अच्छी बात है, तो एक एक को पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज हम शुरू करेंगे अभिकारक की प्रकृति से। ठीक है, तो क्यों सर? क्योंकि जो हमें मेनली पढ़ने हैं वो है टेम्परेचर और कंसंट्रेशन। तो टेम्परेचर और कंसंट्रेशन को लास्ट में रखेंगे। यदि लेक्चर बहुत लंबा नहीं हुआ तो उसके आगे और कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको समझेंगे। ठीक है, चलिए कौन से कारक है भाई हमारे पास? हमारे पास कारक कौन सा है? चलिए, यानी हमारे पास कारक है अभिक्रिया की प्रकृति, अभिकारक की प्रकृति, अभिकारक की प्रकृति। ठीक है बेटा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब नेचर ऑफ रिएक्टेंट की बात करें तो नेचर कितने टाइप्स के हो सकते हैं भाई? रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट कैसा हो सकता है समझो। हो सकता है ये जो रिएक्टेंट आपने ले रखा है वह रिएक्टेंट कैसा हो? आयनिक हो। कैसा हो? आयनिक हो। यदि ये रिएक्टेंट आयनिक हुआ तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वह इंक्रीज कर जाएगा। तो क्यों सर, ऐसा क्या ही हो जाएगा उसमें? यदि कोई रिएक्टेंट है, जैसे सपोज करिए आपके पास NaOH प्लस HCl है, जब आप इसे रिएक्ट कराओगे तो उस केस में यहां पर क्या है? ये सब के सब आयनिक है ना। Na प्लस OH माइनस OH माइनस H प्लस Cl माइनस, तो सर ये सब आयनिक हैं, ये तुरंत ही रिएक्ट कर जाएंगे क्योंकि आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट है। और जब आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट है तो उस केस में इनको रिएक्ट करने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन यहीं पर ऐसा हो जाए कि ये जो हमारे पास कंपाउंड है वो कोवैलेंट बॉन्ड हो जाए। ठीक है, कैसा हो जाए? कोवैलेंट बॉन्ड से बना हो। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड से बना होगा तो सर एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल देखिए, N2 प्लस H2 गिव राइज टू NH3। यहां पर दोनों नाइट्रोजन एक दूसरे से ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है ना भाई, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। तो इनको सबसे पहली चीज कि इनको इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ब्रेक डाउन करके आपको इनको आयंस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वही उसी तरीके से यहां पर भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, आपको ये बॉन्ड ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ये आयंस को मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करोगे यानी इस हाइड्रोजन के बंध को तोड़ोगे तो तोड़ने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती, ऊर्जा देनी पड़ेगी। और जब ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूट के ये आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो आयन फॉर्म में कन्वर्ट हो यहां से यहां तक आने में टाइम तो लगेगा ना भाई। जब यहां आएगा तब जाके फिर रिएक्ट करेगा और फिर जाके अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। तो अभी बताओ इनका रेट ऑफ रिएक्शन और आयनिक कंपाउंड का रेट ऑफ रिएक्शन दोनों में डिफरेंस होगा कि नहीं? इनका रेट ऑफ रिएक्शन लो होगा और उनका रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा। मतलब सीधे सीधे आप ये समझो कि यदि आयनिक कंपाउंड है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा इनका हाई होगा। क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, यदि आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक कंपाउंड का रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा। लेकिन वहीं पर यदि आपके पास कोवैलेंट कंपाउंड है या कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच्ड एटम है तो उस केस में इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो लो होगा। रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा? लो होगा। क्लियर है भाई? बात समझ में आ रही है? बोलो, क्लियर है ना? चलो, यानी कि सीधे सीधे हम लोग बात करें कि रेट ऑफ रिएक्शन की बात की जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन में यदि आयनिक कंपाउंड होगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा, और यदि कोवैलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड होगा तो उस केस में उनका रेट ऑफ रिएक्शन लो होगा। क्लियर है? चलो, यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो अब इस केस में बात करते हैं कि सर इनके अलावा कुछ और हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। इसी में केस समझिए थोड़ा ध्यान से। ठीक है, कि सर हो सकता है कि वो ना आयनिक का हो ना तो कोवैलेंट कंपाउंड हो सकता है वो एटम जो हो होमोजीनियस हो जाए या हेट्रोजीनियस हो जाए। होमोजीनियस हो जाए या हेट्रोजीनियस हो जाए तो उस केस में थोड़ा ध्यान से समझो, यदि मैं ये कहूं कि होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस के केस की बात की जाए, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस के केस की बात की जाए तो उस अवस्था में यदि
होमोजीनियस एटम मतलब एक जैसे एटम पास पास होंगे तो उनके बीच में बॉन्डिंग कैसी होगी, अच्छी होगी। जैसे एक चीज समझो, यदि तुम्हारा एक तुम गधे हो, ठीक है, जैसे मैं मान लूं मैं गधा हूं, ठीक है, तो मेरे दोस्त भी तो गधे ही होंगे ना, ठीक है, मेरे दोस्त कैसे होंगे, सारे के सारे गधे ही होंगे। लेकिन यदि मैं एक सिंगल व्यक्ति हूं, मतलब कि सीधे सीधे कहूं तो मैं अकेले हूं, और मेरे दो दोस्त हैं वो कई सारे ग्रुप्स में, मतलब कुछ अच्छे भी हैं, कुछ गधे भी हैं, कुछ ऐसे टाइप्स के। तो उस केस में यदि सारे एटम एक जैसे हैं तो होमोजीनियस, ठीक है, समांगी हुआ ना, होमोजीनियस यानी समांगी, ठीक है। और यदि सब अलग थलग वाले हैं तो विषमांगी, विषमांगी। जिनकी विचारधाराएं एक जैसी हैं उनके बीच बॉन्डिंग अच्छी होगी ना, यानी वो जल्दी जल्दी रिएक्ट करेंगे, ठीक है, उनका रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक है। यानी रिएक्शन फास्ट होने का मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा, हाई होगा। लेकिन वहीं पर यदि हेट्रोजीनियस है, ठीक है, तो उस केस में इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, लो होगा। यानी समांगी परमाणुओं के बीच, समांगीय परमाणुओं के बीच रेट ऑफ रिएक्शन हाई होता है, और विषमांगी परमाणुओं के बीच, विषमांगीय परमाणुओं के बीच रेट ऑफ रिएक्शन लो होता है। क्लियर है, बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है? इतनी चीजें क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, बताओ जल्दी से, इतनी बातें क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? यदि हो रही है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो भी बताओ, बोलो, ठीक है, ओके डन। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हुए देखो, अभी तक हम एक ही फैक्टर के अंदर बात कर रहे हैं ना, अभी तक केवल अभिकारक की प्रकृति के अंदर बात कर रहे हैं। अभिकारक किस प्रकार का होगा, अभिकारक आयनिक होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा, अभिकारक हमारा कोवैलेंट या सहसंयोजी बंध वाला होगा, सहसंयोजी बंध वाला होगा, सहसंयोजी बंध वाला होगा, तो उस केस में इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वह लो होगा। उसके बाद यदि हमारे पास जो अभिकारक है वह अभिकारक समांगी प्रकृति का है कि विषमांगी प्रकृति का है, यदि वो समांगी प्रकृति का होगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा विषमांगी प्रकृति की तुलना में, यदि विषमांगी प्रकृति का होगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन लो होगा समांगी प्रकृति की तुलना में। क्लियर है इतनी बातें, बोलो समझ में आ रही है इतनी चीजें? अब इतनी चीजें यदि समझ में आ रही है तो अब एक चीज समझो, नेक्स्ट यदि बात करें, फोर्थ पॉइंट इसी के अंदर है, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to, rate of reaction is directly proportional to stability of product, ठीक है, stability of product तो क्या मतलब है सर, प्रोडक्ट, ठीक है। चलो, मतलब यदि जो आप रिएक्शन करा रहे हो A प्लस बी गिव राइज टू C प्लस डी, ये रिएक्शन आप करा रहे हो ना, A प्लस बी गिव राइज टू C प्लस डी, ये रिएक्शन करा रहे हो, ये आपका रिएक्टेंट है और ये जो है आपका वो प्रोडक्ट है, ठीक है। यदि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है, प्रोडक्ट स्टेबल है, ठीक है, जो प्रोडक्ट यहां A और B आपस में रिएक्ट करके जिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यदि वो प्रोडक्ट स्टेबल है, उस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी है, तो उस अवस्था में ये जो प्रोडक्ट बन रहा है यदि वो स्टेबल है, स्थायी है, ठीक है, स्थायी है, तो इस अवस्था में रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा, क्योंकि ये जल्दी से रिएक्ट करके उत्पाद बना लेगा, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। लेकिन यहीं पर यदि बात की जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट का तो क्या मतलब है सर, देखो रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सिबल हो जाएगा, मतलब यदि स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा हाई होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। क्यों? क्योंकि एक चीज समझो, मान लो सपोज करते हैं कि आप A से B बनाना चाहते हो ना, लेकिन ये जो रिएक्टेंट है यहां पर A, वो बहुत ज्यादा स्टेबल है,
तो आपको ए से बी बनाने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी ना भाई, ऊर्जा लगानी पड़ेगी कि नहीं, ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी। अब ज्यादा ऊर्जा लगाओगे तो उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा, ज्यादा ऊर्जा देने में ज्यादा टाइम भी लगेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो रिएक्टेंट है वो बहुत ही स्टेबल है, वो टूट ही नहीं रहा है। जब वो ब्रेकडाउन नहीं होगा तो आप प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? क्योंकि प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए आप उसमें केमिकल कॉम्बिनेशन है उसको ब्रेकडाउन करोगे ना, नया प्रोडक्ट बन रहा है। क्योंकि केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो उसकी पूरी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, एक नया प्रोडक्ट बन के आता है, नया सब्सटेंस बन के आता है। आई बात समझ में? तो आप क्या करोगे उस केस में, जब आपके रिएक्टेंट, जो आपका रिएक्टेंट है यदि वो ज्यादा स्टेबल है तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो स्लो होगा। ठीक है, यदि जो प्रोडक्ट बनने वाला है उस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा, यदि रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन लो होगा। क्लियर है? इनवर्सिबल है ना? कह दो सर, अच्छी बात है सर, एग्जाम्पल दीजिए सर, एग्जाम्पल देखो। यदि एग्जाम्पल्स की बात करें ना, यदि एग्जाम्पल की बात करें तो एक चीज समझो, एग्जाम्पल देखो बेटा, यदि आपसे यही बोला गया कि जो प्रोडक्ट आपके पास है, ठीक है, जो प्रोडक्ट आपके पास, मतलब कि जो रिएक्शन आप करा रहे हो उस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है कौन? रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। किस प्रकार से रिएक्शन देखो, मान लो CH3 COOH ये कंपाउंड है, ठीक है, आप इसे ब्रेक डाउन कर रहे हो, ब्रेक डाउन करोगे तो CH3 COO माइनस प्लस H प्लस आयन बनेगा। ठीक है, बनेगा ना? ओके, वहीं पर HCOOH गिव राइज टू HCOO माइनस प्लस H प्लस आयन, ये है। अब इस केस में सोचो थोड़ा ध्यान से, ठीक है, ये जो है ये, ठीक है, यहां मैं लिख रहा हूं CH3 सिंगल बॉन्ड COO माइनस, यानी इसके ऊपर पहले से ही माइनस चार्ज है, इसके ऊपर क्या है, पहले से ही माइनस चार्ज है। ठीक है, और ये जो ग्रुप इसके साथ लगा हुआ है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन देगा तो यानी ये सीधे सीधे, ये समझो सीधे सीधे ये इलेक्ट्रॉन को इधर की ओर ढकेलेगा। ये पहले से ही माइनस चार्ज है, ये पहले से ही माइनस चार्ज है, तो इस रिएक्शन को, ये जो CH3 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन को यदि डोनेट करेगा, इधर की ओर ढकेलेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी और खराब ना होगी, यानी इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, और खराब होगी, क्योंकि CH3 COO माइनस ये स्टेबल ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस चार्ज, यदि किसी भी एटम के पास या किसी भी कंपाउंड के पास यदि चार्ज है तो चार्ज अच्छी चीज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि चार्ज चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, दोनों चार्ज की वजह से स्टेबिलिटी डाउन होती है। ठीक है, स्थायित्व तो कम होता है, यदि उसका स्थायित्व तो कम हो रहा है तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वो ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। क्या होगा? ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। तो CH3 ये डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो उस केस में इसकी स्टेबिलिटी डाउन हो जाएगी। इसकी स्टेबिलिटी डाउन हो जाएगी तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन लो हो जाएगा। लेकिन यहीं पर HCOOH की बात करें तो यहां पर जो HCOOH माइनस है इसकी तुलना में इसकी जो ये जो है वह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, H जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी बढ़ेगी नहीं, इलेक्ट्रॉन की अधिकता बढ़ेगी नहीं, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता नहीं बढ़ेगी तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। यानी सीधे सीधे कहें तो मान लो इसे हम रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट लिखें और इसको रेट ऑफ रिएक्शन सेकंड लिखें, तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट इज लेस देन रेट ऑफ रिएक्शन सेकंड। मतलब सीधे सीधे कह सकते हैं दूसरे अभिक्रिया की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी पहले अभिक्रिया की तुलना में। ठीक है, तो यानी सीधे सीधे आपने देख लिया ना। याद रखिएगा केमिकल नेचर की बात कर रहे हैं ना, याद रखिएगा इस बात के कि केमिकल रिएक्शन के बेस पे बात हो रही है, केमिकल नेचर की बात। ठीक है, केमिकल नेचर की बात हो रही है। ठीक है, चलो केमिकल नेचर की बात हो रही है, इस बेसिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर है? यानी आपने सीधे सीधे ये बात कही कि
रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है जब स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट अच्छा होता है। ठीक है, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा स्थायी होगा, यानी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। यदि रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। क्लियर है? उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी आपको। बोलो भाई। ठीक है, यदि ये बात समझ में आ गई तो आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने केवल एक रिएक्टेंट की बात की। ठीक है, मतलब एक कारक की बात की। कौन सा कारक है भाई? अभिकारक की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट की बात की। और नेचर ऑफ रिएक्टेंट के अंदर हम लोगों ने 4 पॉइंट्स डिस्कस किया कि यदि नेचर कैसा हो सकता है, आयनिक हो सकता है, ठीक है, या उपसंयोजी बंध वाला हो सकता है, या ससंयोजी बंध वाला हो सकता है। ठीक है, या उसके बाद हम लोगों ने ये कहा कि ये रिएक्टेंट जो है वो समांगी हो सकता है या विषमांगी हो सकता है, तो क्या इफेक्ट आएगा। या फिर हम लोगों ने कहा कि स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट या स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करेगा। कौन? रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है बेटा इतनी बातें? यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो अगली बात हम लोग करते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब दूसरी पॉइंट पे चलते हैं ना। दूसरा पॉइंट, ठीक है, हमारे लिए क्या है? दूसरा पॉइंट, दूसरा कारक। ठीक है, दूसरा कारक कर दो। नहीं सर, ऐसा नहीं लिखिए। दूसरा कारक कौन? अभिकारक की भौतिक अवस्था। अभिकारक की भौतिक अवस्था। अभिकारक की भौतिक अवस्था। सामान्य तौर पे यदि अभिकारक के भौतिक अवस्था की बात करें तो पहले भौतिक अवस्था, अभिकारक जो रिएक्टेंट है वो कितने प्रकार की भौतिक अवस्था में रह सकता है भाई? देखो, या तो वो ठोस में होगा, या तो वो द्रव में होगा, या तो वो गैस में होगा। इसके अलावा कोई अवस्था नहीं हो सकती। अब इस केस में याद रखिएगा कि गैस के जो अणु होते हैं उनका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है द्रव की तुलना में, और द्रव का रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है गैस की तुलना में। कह दो क्यों? क्योंकि गैस के जो अणु होते हैं वह स्वतंत्र होते हैं, और स्वतंत्र होते हैं तो वो कहीं भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी कोलैप्स कर सकते हैं, कहीं पर भी कोलिजन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि वहीं पर द्रव की बात करें तो द्रव के अणु ठोस की तुलना में तो ज्यादा मूव कर सकते हैं, लेकिन गैस की तुलना में कम मूव कर सकते हैं। यदि इसके पार्टिकल्स की बात करें तो ये पार्टिकल्स कहीं भी मूव कर सकता है, गैस के कहीं भी मूव कर सकता है, फ्री होता है ना, ऐसे कहीं भी। लेकिन द्रव के पार्टिकल्स की बात करें तो ये बहुत ज्यादा फ्री नहीं होता है। ठीक है, बस इतना ही दूर में फैला होता है। लेकिन वही ठोस की बात करें तो इसके पार्टिकल्स तो एकदम अरेंज होते हैं इस तरीके से, यानी इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। अब इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसके अणु किसी दूसरे अणु के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अणु किसी दूसरे अणु के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनको पहले तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के विरुद्ध काम करके अपने आप को रिलीज कराना पड़ेगा, रिलीज करा के तब जाके कहीं मिलेंगे। ठीक है, जैसे तुम घर से निकलते हो तो घर पे बने बाउंड्री वॉल को तोड़ते हो और तोड़ के फिर जाते हो ना कहीं मिलने। ठीक है, ठीक वैसे ही इस गैस पार्टिकल्स के बीच भी है। ठीक है, ये जो गैस पार्टिकल्स सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स के बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा तो उस अवस्था में इनके रिएक्ट करने की दर कम हो जाएगी। लेकिन वहीं पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्रव में कम होता है गैस की तुलना में, तो इनका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा ठोस की तुलना में। लेकिन गैस की बात करें तो गैस का रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ही ज्यादा होगा, क्योंकि इसको मूव करने के लिए कोई भी बंदिश नहीं है। इनके पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगभग नगण्य के बराबर होता है, लगभग ना के बराबर होता है। जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं कर रहा है तो उस केस में उसके पार्टिकल्स कब घर से आए कब घर से बाहर जाए कोई मतलब ही नहीं बनता उस चीज का। जैसे तुम मान लो कि घर पे ना रहकर कहीं पीजी में रह के पढ़ रहे हो, ठीक है, तो कहीं पीजी में रह के पढ़ रहे हो तो उस केस में आपका जब मन करे तब आइए, जब मन करे तब जाइए। ठीक है, कहो कुछ लोग कहेंगे नहीं सर 7 बजे के बाद तो वहां भी बंद हो जाता है, देन कोई नहीं, फिर भी जुगाड़ तो लग ही जाता है। ठीक है, चलो बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। यदि इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट,
यानी अभिकारक की पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब सुनो, यदि अभिकारक के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो जो रिएक्टेंट है, कह दो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के कारण क्या होता है, पहले सीधा सीधा समझा देते हैं। अभिकारक के पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के कारण अभिकारक के पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, ठीक है। तो ठीक है सर, अच्छी बात है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा जब पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, यानी सीधे सीधे आप कह सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, यानी ये बात आपसे कही जा रही है क्या, कि यदि किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, यदि किसी भी रिएक्टेंट की जो सरफेस एरिया है यदि वो बढ़ जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बात आपसे कही जा रही है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। क्लियर इतनी बातें? कह दो हाँ सर एकदम सही है। अब इतनी बातें हैं तो अब बात ये आती है कि सर ये बताओ कि सरफेस एरिया बढ़ने के कारण रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ जाता है, ऐसा क्या ही हो जाता है, ठीक है, ऐसा क्या ही हो जाता है कि सरफेस एरिया बढ़ने के कारण रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अब इसका मेन कारण क्या है, इनका मेन कारण क्या है, जैसे एक चीज समझो, सपोज करो कि ये तुम्हारा कप है ना, किस चीज का कप है सर, मान लेते हैं सपोज करो कि इसमें पानी पीते हो, चाय पीते हो, कुछ भी पीते हो, ठीक है, कुछ भी पीते हो, मान लो चाय पीते हो, ठीक है, मान लेते हैं चाय पीते हो, चाय के अंदर जो चीनी डालते हो, वो दो प्रकार की हो सकती हैं, क्या, कि क्यूब फॉर्म में हो सकती हैं, या छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में हो सकती हैं, ठीक है। क्यूब के फॉर्म में होगा मतलब कुछ ऐसा होगा, छोटे छोटे टुकड़ों मतलब ऐसे छोटे छोटे चीनी के दाने ऐसे होंगे, ठीक है। अभी बताओ जब इसको डालोगे तब जल्दी मीठा होगा कि इसको डालोगे तब जल्दी मीठा होगा, कह दो सर मीठा तो दोनों में होगा, हाँ मीठा होगा दोनों में, जल्दी कब होगा, जल्दी इसको डालने में, क्यों, क्योंकि जब आप इसको डालोगे ना, ठीक है, तो उस केस में मान लो ये इतना बड़ा क्यूब है, कह दो सर कब से बड़ा क्यूब, चीनी का टुकड़ा ही हो, अरे नहीं एग्जाम्पल है, समझने का प्रयास करो। अब इस केस में इसको यदि डाल दिया तो इसके इस एरिया पर इन सभी एरियाओं पर वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करने लगा, लेकिन ये बीच के जो एरिया हैं उन बीच के एरियाओं पर क्या रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा है, मतलब कि रिएक्शन हो रहा है क्या। लेकिन यदि इन्हीं को इस छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में तोड़ दिया जाता है, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े बना दिए जाते हैं, तो सरफेस एरिया बढ़ता ही है ना, छोटे छोटे टुकड़े बना रहे हो तो सरफेस एरिया बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। जैसे मान लो कि आपने इसको तोड़ा ना, 1 2 3 4 9 खाने बन गए, 9 12 खाने बन गए, अब इसको तोड़ के ऐसे रख दो, तो अभी तक जो मिल रहा था सरफेस एरिया, जो जिसे कांटेक्ट में रिएक्शन हो रहा था, वो केवल ये वाइट वाला एरिया जितना घेर रहा उतना। अब क्या है, अब रेट ऑफ रिएक्शन मतलब सॉरी, अब रिएक्शन कराने पर क्या होगा, अब रिएक्शन कराने पे क्या होगा कि ये पूरा का पूरा हिस्सा, ठीक है, ये पूरा का पूरा हिस्सा इधर वाला, ये पूरा, यानी सरफेस एरिया बढ़ रहा है ना, सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो रिएक्टेंट करने की दर भी बढ़ रही है, अभिक्रिया की गति भी बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि ज्यादा मात्रा में अभिक्रिया हो पाएगी। आई बात समझ में, यानी सीधे सीधे हम कह रहे हैं कि सरफेस एरिया जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा कब,
जब आप सरफेस एरिया को इंक्रीज कराओगे। ठीक है, उम्मीद है इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कह दो हाँ सर वेरी गुड। ठीक है, कह दो उसका मेन कारण क्या है सर? तो उसका मेन कारण जो होता है वो कोलिजन होता है, संघट्ट होता है, संघट्ट की घटना होती है जिसकी वजह से ऐसा देखने को मिलता है। तो आपको परेशान नहीं होना है, आप इतना मान लीजिए ठीक है कि इस ऐसा होता है। ठीक है, कि रेट यदि सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बोलो बेटा, क्लियर हो रही है चीजें? चलो वेरी गुड। यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो अगली बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता का मतलब क्या है? यहां पर सीधे सीधे प्रकाश की बात कर लेते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब प्रकाश की उपस्थिति की बात हो रही है। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति की बात हो रही है। अब यदि प्रकाश की उपस्थिति की बात करें हम लोग ना, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति की बात करें तो सबसे पहली चीज याद रखिएगा, हाँ एक बात और याद रखिएगा, मैं इसमें बताना भूल गया। ठीक है, कि ये अभिक्रिया ये सामान्यतः मतलब कि जब आप इस अवस्था की बात करते हो अभिकारक की पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो यह घटना सामान्य तौर पे ठोस अभिकारकों के साथ होता है। किसके साथ होता है? सॉलिड स्टेट में जो अभिकारक हैं उनके साथ होता है। ठीक है, सॉलिड स्टेट में जो अभिकारक होते हैं उनके साथ होता है। तो सामान्य तौर पे आप इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट यदि बात करें हम लोग प्रकाश की, तो प्रकाश की यदि बात करें तो देखो सबसे पहली चीज कि ऐसे अभिक्रिया मतलब कि जो प्रकाश संवेदनशील है, ठीक है, जिनकी संवेदनशीलता प्रकाश पर निर्भर करती है। ठीक है, ऐसी अभिक्रियाओं के साथ ये घटना होती है, सभी अभिक्रियाओं के साथ नहीं होती है। जो ऐसी अभिक्रिया जो फोटो सेंसिटिव हैं उनके साथ ये घटना देखने को मिलती है कि आप जब प्रकाश बढ़ाते हो तो प्रकाश में क्या ऊर्जा बढ़ती है? नहीं, अरे यार मेनली ऊर्जा तो नहीं बढ़ती है सीधे। ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्या बढ़ जाता है? फोटान बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें तो H2 + Cl2 गिव राइज टू HCl, रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो 2 से बैलेंस कर लीजिएगा, ये H ये है ना, ये H क्या है? फोटान्स ही तो है। क्या है? फोटान है ना भाई। ठीक है, क्या है? फोटान है। ठीक है, अब इस फोटान की संख्या जब बढ़ती है तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, और उस केस में इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करने पर नंबर ऑफ फोटान इंक्रीज करता है। जब नंबर ऑफ फोटान इंक्रीज करता है तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। मतलब प्रकाश की इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर, प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है क्योंकि फोटानों की संख्या बढ़ जाती है। फोटानों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, यह कारण होता है मेनली प्रकाश के कारण। ठीक है, चलो इतनी बातें समझ में आ रही है? ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलो यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें तो अगली टॉपिक है हमारे पास कैटलिस्ट। क्या है? उत्प्रेरक। ठीक है, कैटलिस्ट क्या करता है भाई? सामान्य तौर पे पहले समझा दें कि कैटलिस्ट या उत्प्रेरक वह बाह्य कारक होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने या घटाने का काम करता है। ऐसा नहीं है कि कैटलिस्ट केवल अभिक्रिया को बढ़ाता है, बिल्कुल भी नहीं। कैटलिस्ट अभिक्रिया की गति को घटाता भी है, यानी कैटलिस्ट अभिक्रिया गति को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। यानी अभिक्रिया की गति को बढ़ाने का भी काम करता है और घटाने का भी काम करता है। दोनों क्रियाएं होती हैं किसमें? कैटलिस्ट के केस में। ठीक है, उत्प्रेरक की अवस्था में। जब उत्प्रेरक की अवस्था में बात करें तो ये अभिक्रिया की गति को बढ़ाने और घटाने दोनों का काम करता है। ठीक है, तो उस अवस्था में
सामान्य तौर पे जब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम कैटलिस्ट के द्वारा अभिक्रिया गति को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, अभिक्रिया गति को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। बढ़ाने का मतलब क्या है, जो ऐसा प्रोसेस हो जिसमें कि आप किसी काम को जल्दी करके फ्री हो जाओ, ठीक है। मतलब एक काम कर रहा था कोई, ठीक है, कोई काम कर रहा था, उस काम को आपने थोड़ा जल्दी करा दिया। जैसे सपोज करो कि एक आदमी को पहाड़ चढ़ना है ना, मान लो कि इस तरीके से कोई पहाड़ है, ठीक है, एक आदमी चलने का प्रयास किया और ऐसे ऐसे चल के यहां पहुंच रहा है। आपने इस व्यक्ति को क्या किया कि भैया यहां तक आओ, यहां से आने के बाद एक रास्ता बनाएंगे ऐसे और यहां उतर जाओ। तो आपने क्या किया, क्या केवल इस पाथ को छोटा कर दिया ना, इस पथ की लंबाई को छोटा कर दिया, इसके अलावा तो कुछ किया नहीं ना। इस पथ की लंबाई को यदि आप छोटा कर दिए तो ये काम तो जल्दी हो जाना है, ठीक है। तो सेम कैटलिस्ट का काम भी वही होता है, कैटलिस्ट का भी काम वही होता है। अब एग्जांपल समझाते, थोड़ा एग्जांपल समझो, समझ में आएगा, ठीक है। समझो, जो उत्प्रेरक होता है वह पदार्थ की जो अभिकारक होता है उसकी सक्रिय ऊर्जा को, जो उसकी सक्रिय ऊर्जा होती है, ठीक है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है, उसको लो कर देता है। क्या कर देता है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है। और जब एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है तो उस केस में उस कैटलिस्ट के द्वारा अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। किस प्रकार से, समझो। सपोज करो एक ग्राफ है, ये रिएक्टेंट है और यहां प्रोडक्ट है। ये एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, एनर्जी यानी ऊर्जा को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। रिएक्टेंट की ऊर्जा कम होती है, प्रोडक्ट की ऊर्जा ज्यादा होती है। ऐसा नहीं कि रिएक्टेंट को रिएक्ट कराया और तुरंत ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले ये रिएक्टेंट जब आपस में अभिकृत होते हैं तो ये अपने पीक पे जाते हैं, ठीक है। कहां पहुंचते हैं, अपने पीक पर, ठीक है, पीक पे पहुंचते हैं। और पीक पे पहुंचने के बाद यदि आप अपने बुक में देखोगे तो ग्राफ बना होगा, ठीक है, ग्राफ बना होगा इस तरीके से, ठीक है। ग्राफ देखोगे तो उस केस में जब ये इस पॉइंट पे पहुंचा, ये इसकी पीक पॉइंट है, यही इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी यानी सीधे कहें तो सक्रिय ऊर्जा। क्या कहें, सक्रिय ऊर्जा। क्या है, सक्रिय ऊर्जा। लेकिन जो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट कहता है भैया इतना बड़ा रास्ता तय करने से बढ़िया एक काम करो, ऐसे चल लो, ऐसे, ठीक है, एक पाथ को छोटा करा दिया, एक्टिवेशन एनर्जी यहां आ जाती है। यानी इसकी एक्टिवेशन एनर्जी अभी कहां थी, यहां थी, यानी इस पॉइंट पे थी, अब उसको कम करा दिया। क्या करा दिया, लो करा दिया, ठीक है। यानी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने पर जो रिएक्टेंट था प्रोडक्ट तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा था उस टाइम को कम करा दिया, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी के प्रेजेंस में, मतलब कि जब आप कैटलिस्ट को इस अभिक्रिया में डालते हो तो कैटलिस्ट क्या करता है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और कम करने के बाद रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक पहुंचाने का काम जल्दी कर देता है। बस इतना ही है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। आई बात समझ में। तो इस प्रोसेस को कहते हैं, मतलब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, आप सीधे सीधे लिख लो, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। क्लियर है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। कह दो ठीक है सर, एग्जाम्पल दिखा दो। एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, समझो ध्यान से, यदि आप SO2 की अभिक्रिया O2 के साथ करा दो तो क्या बनता है, SO3। किसके प्रेजेंस में बनता है, नाइट्रस ऑक्साइड के प्रेजेंस में। तो ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये उत्प्रेरक है। क्या है, उत्प्रेरक, जो इस अभिक्रिया की गति को बढ़ाने का काम करेगी। क्या करेगी, अभिक्रिया की गति को बढ़ाने का काम
करेगी। मतलब इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कैटलिस्ट नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, क्या हुआ, नाइट्रस ऑक्साइड। क्लियर है भाई, बोलो समझ में आ रहा है क्या, इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? यदि इतनी बातें क्लियर हो रही हैं तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर। किस पे बात करेंगे, टेम्परेचर। ठीक है, यानी ताप। ठीक है, सामान्य तौर पे एक सिंपल सी लाइन बताते हैं। ठीक है, किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक का तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक का तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। ठीक है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है जब आप टेम्परेचर का मान बढ़ाते हो। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन इज डिक्रीजेज व्हेन डिक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है बेटा, बात तो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात ये भी याद रखिएगा, यदि किसी भी रिएक्टेंट का टेम्परेचर आप 10 डिग्री इंक्रीज कराते हो, ठीक है, किसी भी रिएक्टेंट का टेम्परेचर 10 डिग्री इंक्रीज कराते हो, तो उस अवस्था में उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, उस रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, 3 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। क्लियर है, बोलो। यानी किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। क्लियर है, चलो। यदि इतनी बात समझ में आ गई तो एक लास्ट और अंतिम पॉइंट करते हैं। ठीक है, अंतिम पॉइंट करते हैं, सांद्रता। क्या है, सांद्रता। ठीक है बेटा, सांद्रता। किसी भी अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर, पहली चीज तो यह बात याद रखिएगा कि सांद्रता बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, किसी भी अभिक्रिया में सामान्य तौर पे ये कहते हैं हम, सामान्यतः सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अच्छी बात है सर, ये हम कह देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग घट जाए, हो सकता है कि अभिक्रिया का वेग बढ़ाने पर अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाए, हो सकता है कि अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग पहले का आधा हो जाए, हो सकता है कि अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग में कोई परिवर्तन ही ना आए। ऐसा बहुत सारी घटनाएं हो सकती, कुछ भी डिपेंड कर सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कि एक सिंगल रीजन नहीं है कि आप केवल और केवल अभिकारक की सांद्रता बढ़ाओगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। नहीं, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इस बात को याद रखिएगा कि जब अगली लेक्चर में हम लोग लेके आएंगे रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, अभिक्रिया का वेग नियम, लॉ ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया वेग का नियम यदि बात करें तो अभिक्रिया वेग
नियम के अंदर यदि हम लोग बात करें तो अभिक्रिया वेग नियम के आधार पर ही डिफाइन कर पाएंगे हम कि यदि किसी भी अभिकारक की सांद्रता आप बढ़ाते हो, ठीक है, किसी भी अभिकारक की सांद्रता आप बढ़ाते हो तो उस केस में अभिकारक की सांद्रता बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग कितना हो जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, कितना घट जाएगा। तो अभिकारक की सांद्रता बढ़ने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता नहीं है हमेशा, अभिकारक की सांद्रता बढ़ने पर रेट ऑफ रिएक्शन घटता नहीं है कभी, ठीक है, मतलब हमेशा कुछ भी हो सकता है। वो रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के टर्म में आप रिएक्शन देख के बता सकते हो। सामान्य तौर पे आप कह दो ये बात कि हाँ भैया सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, ठीक है भैया, उसको मान लिया जाएगा। लेकिन आप ये कहो कि हमेशा यही होता है तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप एक चीज समझो, मैं अभिक्रिया वेग नियम अगले चैप्टर में लेके आऊंगा, लेकिन मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूं कि वेग बराबर वेग स्थिरांक इंटू अभिकारक की सांद्रता पावर n, यानी अभिकारक की सांद्रता पावर n, ठीक है। अब यदि मान लो कि जो अभिक्रिया आपने ले रखी है वो 0 ऑर्डर की है, ठीक है, उसकी ऑर्डर वैल्यू जो है वो 0 है, तो यानी 0 होने का मतलब n का मान 0 है। अब कहते हो सर n क्या है, 0 ऑर्डर क्या है, मतलब वो सब बात करेंगे हम लोग बाद में, ठीक है। n की वैल्यू 0 है तो किसी भी संख्या के पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है ना, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यानी वेग बराबर क्या मिला, वेग बराबर k मिला। अब बताओ रेट ऑफ रिएक्शन अभिकारक की सांद्रता पर तो निर्भर ही नहीं कर रही है, रेट ऑफ रिएक्शन अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, क्यों, क्योंकि सांद्रता बचता ही नहीं। तो शून्य ऑर्डर मतलब शून्य कोटि अभिक्रिया के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही नहीं करती कंसंट्रेशन पर। तो आप सामान्य तौर पे एक बात ये कहो तो अच्छा लगता है, लेकिन हमेशा यही होगा ऐसा कोई भी गारंटी नहीं है, ठीक है बेटा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेके आएंगे आपके लिए अभिक्रिया का वेग नियम, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि अभिक्रिया का वेग नियम क्या होता है, कैसे डिफाइंड होता है, वो सारी चीजें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, अपना रखिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।